देखिए आज भी जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन का बीपीएससी टायर 3 का ही है, ठीक है। और वो जो लास्ट 20 क्वेश्चन था, मतलब टोटल जो 80 क्वेश्चन है, हम 3 पार्ट्स वीडियो में 20 करके 60 तक करा दिया, ठीक है। और ये लास्ट बचा हुआ है 20 क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बीपीएससी टायर 3 में इस क्वेश्चन को पूछे थे। और मतलब क्या बोलेंगे, सारा क्वेश्चन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का है, मतलब इसमें कोई डेप्थ में दिया नहीं और बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे थे। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा वेक्टर से। क्या दिया हुआ है? एक वेक्टर दिया हुआ है जिसका वैल्यू दिया है 5i माइनस जे और -3 की, और बी एक वेक्टर दिया हुआ है जो i प्लस 3j माइनस 5p। देन आपको बोल रहा है जो a प्लस बी एंड a माइनस बी आर होगा परपेंडिकुलर, पैरेलल, इंक्लाइन, मतलब दोनों 45 डिग्री एंगल करेगा, मतलब इसमें बोले कोई नहीं है। तो क्या हमको a वेक्टर दिया हुआ है, जो दिया हुआ है हम लिख लेते हैं 5i माइनस जे प्लस सॉरी यहाँ पर -3k, और b वेक्टर तुमको दिया हुआ है i प्लस 3j माइनस 5k। तुमको निकालने के लिए बोला है a प्लस बी वेक्टर। तो a प्लस बी वेक्टर क्या होगा, इसके साथ इसको जोड़ तो 5i माइनस जे माइनस 3k, ठीक, प्लस i प्लस 3j माइनस 5k। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, i और i क्या हो जाएगा 6i, यहाँ पर माइनस जे और प्लस 3j क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 2j, माइनस 3k और माइनस 5k क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 8k। ये तुम्हारा हो जाएगा a प्लस बी वेक्टर, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे जो a माइनस बी वेक्टर क्या होगा। a माइनस क्या होगा, तो देखो a माइनस बी वेक्टर तो क्या होगा, इस बीच में क्या हो जाएगा, ये बीच में माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 5i माइनस i क्या हो जाएगा 5i माइनस i हो जाएगा 4 ऑफ i। ये देखो माइनस j और ये माइनस माइनस 3j हो जाएगा माइनस 4 ऑफ j, ठीक है। और यहाँ पर देखो माइनस 3k और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2k, मतलब a हो जाएगा प्लस 2k। मतलब देखो a प्लस बी एक वेक्टर है और a माइनस बी एक वेक्टर है तुम लेगा। चलो ठीक है, तुम a प्लस बी वेक्टर को मान लो c वेक्टर और a माइनस बी वेक्टर को हम लोग मान लेते हैं d वेक्टर, ठीक है, d वेक्टर 4j और 5k। इसको पहले आप देखो, कोई भी वेक्टर जब पैरेलल होता है, पैरेलल कब होता है, दोनों वेक्टर a और b दोनों पैरेलल वेक्टर तभी होगा जब a क्रॉस b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 वेक्टर होगा। जब दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर हो जाएगा तब उस दोनों वेक्टर को बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। और जब दोनों वेक्टर a और डॉट b, a के साथ b का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, तब बोलते हैं दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर। तो पहले क्या डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान होता है, क्यों होता है, क्योंकि i के साथ i, j के साथ j, k के साथ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, c और d वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। c मतलब a प्लस i b का और d मतलब a माइनस b। तो c के साथ d डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर i के साथ i क्या होगा 6 इंटू 4, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर j और यहाँ पर j, तो j के साथ क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा इंटू j के साथ क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 4, ठीक है, प्लस c यहाँ पर क्या हो जाएगा a हो जाएगा -8 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2। तो देखो a 6 इंटू 4 24, 2 इंटू 4 क्या होगा -8 और -8 इंटू -16 क्या होगा 24 माइनस 24, ये क्या हो जाएगा 0। मतलब दोनों वेक्टर का c डॉट d इज इक्वल टू 0। इससे इंप्लाई कर रहे हैं c इज परपेंडिकुलर टू d वेक्टर, c इज परपेंडिकुलर टू d। इससे इंप्लाई कर रहे हैं a प्लस b वेक्टर हो जो ये दोनों परपेंडिकुलर है a माइनस b वेक्टर, मतलब दोनों जो वेक्टर है एक दूसरे से क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तुमको क्रॉस चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम लोग डॉट प्रोडक्ट में देख लिए इसका 0 हो गया, तो इसलिए ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ये तुम्हारा एक्शन हो जाएगा। बट इससे नहीं होता तो हम क्रॉस प्रोडक्ट में जाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में 0 आ रहे हैं और नहीं हो रहा। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी होता है ना, एक वेक्टर का दूसरा वेक्टर का मल्टीपल में हो जाता है, ठीक, स्केलर मल्टीपल में होता है। इसलिए यहाँ पर जो a प्लस बी वेक्टर है, एक मतलब c वेक्टर और d वेक्टर एक दूसरे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब इसका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होगा, ठीक है।
ये तुम्हारा वेक्टर का क्वेश्चन था, सिर्फ कुछ नहीं है, जोड़ना है और डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था, वेक्टर के बारे में था। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए थे तुमको वेक्टर का। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में जाते हैं। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है। इफ बोल रहे हैं द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, वो एक ट्रायंगल है, एंगुलर पॉइंट दिया हुआ है ए, एक ट्रायंगल है 1 1 1, बी एक है 1 2 3 एंड सी दिया हुआ है तुम्हारा 2 3 1, तीनों पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, देन तुमको बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तुमको ऑप्शन में दिया हुआ है √21, बी में दिया हुआ है √11/2, सी में दिया हुआ है √21/2 और डी में दिया हुआ है √31। ये तुमको निकालने के लिए बोला था। तुमको तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है। मान के चलो हम एबीसी एक त्रिभुज निकालते हैं। ए एक तुम्हारा ए बी सी त्रिभुज, सॉरी ये तुम्हारा ए बी और ए सी, ये तुम्हारा एक त्रिभुज है। ठीक है, तुमको ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, सी पॉइंट। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 1 1 1, बी का दिया हुआ है 1 2 3, सी का दिया हुआ है 2 3 1। ठीक है, तो ए से जो सब कब भी तुमको इस एरिया निकालने के लिए बोलेगा ना, तो ए तुम्हारा हो जाता है, इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है कोई भी त्रिभुज का, ये एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए जो वेक्टर है इस वेक्टर को और इस वेक्टर, मतलब ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का गुना। इसका जो मॉड निकालेंगे यही तुम्हारा हो जाएगा एरिया हो जाएगी इस वेक्टर का। मतलब कोई भी ट्रायंगल होता है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है उसका कॉन्जुगेट, जो दोनों साइड है इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कोई भी दोनों कॉन्जुगेट साइड के। ठीक है, तो पहले आप तुमको ए बी वेक्टर में क्या होता है जानते हैं, ए बी वेक्टर मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो देखो बी वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है y, मतलब i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, माइनस ए वेक्टर का क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर का दिया हुआ i प्लस j प्लस k। तो इससे घटाओ, i से i कट जाएगा, j से j हो जाएगा, सिर्फ j हो जाएगा, और 3k से माइनस क्या हो जाएगा 2k वेक्टर हो जाएगा। मतलब a हो जाएगा तुम्हारा a b वेक्टर। ठीक है, ये i से i कट जाएगा और 2j से j हटाएंगे j, 3k से k हटाएंगे तो a b वेक्टर। ठीक है, और इससे तुमको निकालना है ए सी वेक्टर, और तुमको निकालना है ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर क्या होगा, ए हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो सी वेक्टर का क्या होगा 2i 3j प्लस k। ठीक है, माइनस ए वेक्टर i प्लस j प्लस k। तो इससे घटा 2i से i घटाएंगे तो i हो जाएगा, और 3j से माइनस j घटाएंगे तो ये 2j हो जाएगा, और k से k घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब a तुम्हारा हो जाएगा ए सी क्रॉस। तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर आ गया। तुमको निकालना है इस बार क्या हो, निकालना है ए बी क्रॉस प्रोडक्ट ए सी, ए बी क्रॉस प्रोडक्ट ए सी। तो डिटरमिनेंट निकालो, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ए बी का हो जाएगा आई जे के। ए बी का दिया हुआ है जे का वैल्यू 0, जे का वैल्यू 1 और के का वैल्यू हो जाएगा 2, और ए सी का वेक्टर हो जाएगा ए आई का वैल्यू हो जाएगा 1 और जे का वैल्यू हो जाएगा 2 और के का वैल्यू हो जाएगा 0। इसको तुम निकालेंगे तो ए तुम्हारा हो जाएगा, पहले हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ए आई हो जाएगा इससे 0 से 0, ए तुम्हारा हो जाएगा -4। ठीक है, जे से इस साइड करेंगे तो इस साइड से हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये तुम्हारा प्लस माइनस हो जाएगा। तो हम क्या इस साइड से कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट कर रहे हैं 2j, और के में करेंगे तो ए तुम्हारा हो जाएगा -k, क्योंकि जे 0 और -k, मतलब ए तुम्हारा हो जाएगा -4i प्लस 2j माइनस ऑफ के, ए हो जाएगा ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर। और तुमको त्रिभुज के एरिया क्या निकालना होगा, इसका मॉड निकालना होगा। तो तुमको निकाल गया। सो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ई वेक्टर तुम्हारा क्या आया -4i प्लस 2j माइनस के। सो मॉड ऑफ ए बी
इंटू ए ऑफ सी, इसका क्या हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ -4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ए हो जाएगा √21। देखो 4 का स्क्वायर 16, ए हो जाएगा तुम्हारा √21, मतलब ए हो जाएगा 21। तुम्हारा एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू √21, मतलब ए हो जाएगा तुम्हारा एरिया का फॉर्मूला, यही हो जाएगा एरिया हाफ इंटू √21, मतलब ए तुम्हारा जो ऑप्शन सी में है ना √21/2, यही हो जाएगा तुम्हारा एरिया का फॉर्मूला। सिर्फ इसमें तुमको जानना था जो ए बी के साथ बी सी क्रॉस करेंगे, ये तुम्हारा ट्राइंगल का फॉर्मूला है, बस और कुछ नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और आगे बढ़ते जाना है, तुम्हारा मैथ सॉल्व हो जाएगा। ये भी तुम्हारा वेक्टर का क्वेश्चन था, थोड़ा सा बहुत आसान क्वेश्चन दिया था। चलते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन में। इसके बाद वाला क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग। इसका बाद वाला क्वेश्चन देखिए, ओ इसमें स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकलने बोला है। बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो व्हिच पास थ्रू, क्या बोला है व्हिच पास थ्रू, जो कौन सा पॉइंट में जा रहा है पास थ्रू 1, 2, 3, 1, 2, 3 पॉइंट में जाएगा और पैरेलल टू द वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस 2k इज कौन सा हो जाएगा उसका ऑप्शन में आपको r वेक्टर इज इक्वल टू बोला है i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू 3i 2j माइनस 2k, ठीक है। d में बोला है r वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 3i प्लस 2j माइनस 2k प्लस लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3 इंटू k। सी में बोला है r वेक्टर इज इक्वल टू 6i प्लस लैम्डा इंटू 3i प्लस 2j माइनस 2k, ठीक है। और डी में तुमको बोला है r वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस j प्लस लैम्डा इंटू 3i प्लस 2j माइनस 2k, ठीक है। तो देखो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन का मैथ है जिसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन को वेक्टर में ट्रांसफर करने लगे, तो जब भी तुम्हारा कोई भी स्ट्रेट लाइन होता है ना, मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन होता है जो तुम्हारा ए पॉइंट से पास कर रहा है, ए पॉइंट मान लो चलो इस वेक्टर का पास कर रहा है ए, मतलब ए वेक्टर से पासिंग कर रहे हैं और बी वेक्टर के साथ पैरेलल है, तो उसका इक्वेशन हो जाता है ए हो जाता है आर वेक्टर इज इक्वल टू पासिंग ए थ्रू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर, यही हो जाता है उस वेक्टर का, मतलब उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन, मतलब ए वेक्टर से पासिंग कर रहे हैं, बी वेक्टर का पैरेलल है, तो इस वेक्टर का इक्वेशन होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए तुम्हारा पासिंग थ्रू, यहाँ पर तुमको ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3k, और बी वेक्टर जिससे पैरेलल है ये तुमको दिया है 3i प्लस 2j माइनस 2k। सो तुमको निकालने के लिए क्या बोला था, सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। सो a इज इक्वल टू हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3 इंटू k प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 3 ऑफ i प्लस 2j माइनस 2k इज इक्वल टू हो जाएगा r वेक्टर। ये तुम्हारा देखो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है r इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 3k प्लस लैम्डा इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 2k, मतलब ए तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसका आंसर। कोई भी स्ट्रेट लाइन जब कुछ पॉइंट से पास कर रहे हैं और दूसरा पॉइंट से पैरेलल होता है तो उसका इक्वेशन हो जाता है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा इंटू बी, मतलब लैम्डा मतलब इसके साथ एक पैरेलल है, तो थोड़ा सा वेक्टर का से स्ट्रेट लाइन को कन्वर्ट करेंगे तो इस वाला फॉर्मूला आते हैं, बट बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, मतलब लॉजिक है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम ए बी वेक्टर का तुम्हारा क्वेश्चन पर था। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो किससे दिया है, ये भी तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का है, ठीक है। बोल रहे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए
फॉर व्हाट वैल्यू से दोनों स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है x माइनस 5/7, यहाँ पर दिया हुआ है y प्लस 2/a इज इक्वल टू z बाय 1 एक स्ट्रेट लाइन, और दूसरा एक स्ट्रेट लाइन दिया है वो x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। ये दोनों स्ट्रेट लाइन आप परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर कब होगा? जब a का वैल्यू क्या होगा? a इज इक्वल टू जब -5, दो नंबर बोले a इज इक्वल टू जब 5, सी में बोला a इज इक्वल टू 4 और जब d इज इक्वल बोला a इज इक्वल टू -4। मतलब a का कौन सा वैल्यू के लिए ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन तुम्हारा परपेंडिकुलर है। सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं है। x माइनस 5/7, ठीक है, और y प्लस 2/a और z/1, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का जो नीचे में जो होता है उसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो। इस स्ट्रेट लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है, इस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, तुमको मान के चलो स्ट्रेट लाइन 7a और 1, ये तुम्हारा इस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। और इस पे स्ट्रेट लाइन है x/1, y/2 और z/3, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 1, 2, 3। और ये भी दोनों स्ट्रेट लाइन जब, ठीक है, बोल रहा है कोई भी स्ट्रेट लाइन मान के चलो L1, M1, N1 एक किसी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, और L2, M2, N2 ये दोनों स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन और परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है कब होता है जानते हैं? जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, मतलब L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 इज इक्वल टू 0 होता है। सेम जब ये दोनों स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन क्वेश्चन परपेंडिकुलर होगा तब इसके साथ। तो देखो इसका दिया हुआ है 7a1 1 2 3, तो इस दोनों स्ट्रेट लाइन का क्या हो जाएगा? जैसे इस दोनों स्ट्रेट लाइन के जैसे हम परपेंडिकुलर करेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 7 के साथ 1 मतलब 7 into 1 L1 L2 प्लस M1 M2 A into 2, ठीक है, प्लस N1 into N2 मतलब 1 into 3 is equal to 0 हो जाएगा। इससे मतलब हो जाएगा 7 प्लस 2a प्लस 3 is equal to 0। इससे इंप्लाई करेगा 2a प्लस 10 is equal to 0, ठीक है। इससे इंप्लाई 2a is equal to -10 और a is equal to -10 डिवाइडेड बाय 2 -5, मतलब a का वैल्यू जब -5 हो जाएगा, जब a is equal to वैल्यू -5, ठीक है। और व्हाट वैल्यूज ऑफ a मतलब इस वैल्यू के लिए a का वैल्यू जब तुम्हारा -5 हो जाएगा, तब तुम्हारा ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन है, एक नंबर और 2 नंबर, तुम्हारा जो दोनों स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये सिर्फ वेक्टर का कौन स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, जब भी तुम्हारे दोनों डायरेक्शन का डायरेक्शन को जो रेशियो होता है, ये जो डायरेक्शन रेशियो को एक दूसरे से आपस में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये तुम्हारा 0 हो जाता है। यही तुम्हारा परपेंडिकुलर का कंडीशन। सो इज इक्वल टू -5 इसका आंसर हो जाएगा। सो ये तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलता है इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो। इसका बाद वाला क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, ये बाद वाला क्वेश्चन तुम्हारा एलपीपी का है, ठीक है। द रीजन बोला है फॉर्म, ये जो फॉर्म है फॉर्म्ड रीजन फॉर्म्ड बाय दोनों ये है रीजन फॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टेंट्स तुमको दिया हुआ क्या 5x प्लस y लेस इक्वल 100 और तुमको दिया हुआ x प्लस y है लेस इक्वल 60 जहाँ पर x और y दोनों ग्रेटर इक्वल टू 0। इस ये जो रीजन है, ये रीजन क्या होगा? ये रीजन होगा इनफिजिबल, 2 नंबर में होगा फिजिबल, सी में बोला है नॉट कॉन्फर्म और डी में बोला है नानोथिस, ठीक है। आपको क्या बोला है? ये जो रीजन है मतलब ये जो रीजन है जो फॉर्म द कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट से बनाया हुआ है, मतलब ये जो रीजन है ये एलपीपी का मैथ है। तो ये जो रीजन होगा, इस रीजन को क्या बोलते हैं? जो रीजन तुम्हारा होगा इसको फिजिबल बोलते हैं, इनफिजिबल बोलते हैं, मतलब कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं। चलो 5x प्लस 10y इज लेस इक्वल टू 100,
पहले इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, इसको इसके साथ 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये हो जाएगा x बाई 20 प्लस वाई बाई 100 इज इक्वल टू 1। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन, एक नंबर इक्वेशन हो गया, ठीक है। और 2 नंबर इक्वेशन में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, इससे इंप्लाई कर रहा है x बाई 60 प्लस y बाई 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये तुम्हारा दूसरा नंबर का इक्वेशन है, ठीक है। इसको पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसमें पहला इक्वेशन देखो, x इक्वल टू 20,0, इसमें हम लोग मान लेते हैं 20,0 और इसमें बोला है 100,0, इसमें हम लोग मान लेते हैं ए वाला, ठीक है, 0,100, मतलब तुम्हारा ए वाला रीजन हो जाएगा इसमें, ठीक है। ए वाला यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो लेस इक्वल है ना, मतलब एरो किस साइड में होगा, इसके लिए तुमको क्या करेंगे, 0 पॉइंट को पुट करना होगा, 0 ओरिजिन। तो यहाँ पर जैसे ओरिजिन को हम पुट करेंगे 5 इंटू 0 प्लस 0 लेस इक्वल 100, मतलब 0 से लेस इक्वल 100, मतलब 0 से ए तुम्हारा 100% ट्रू है, इसलिए तुम्हारा इस रीजन का 0 कहां पर है, 0 लाई कर रहा है इस तरफ, मतलब तुम्हारा एरो भी हो जाएगा इस तरफ, जितना भी ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, एरो हो जाएगा तुम्हारा इस तरफ, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, ये दिया हुआ x बाई 60, चलो हम मान लेते हैं यहाँ पर तुम्हारा 60,0 कोई पॉइंट है, 60,0, और y भी तुम्हारा क्या दिया हुआ है 0,60, मान के चलो यहाँ पर तुम्हारा कोई 60 तो नीचे होगा ना इससे, तो ए वाला, तो तुम इससे और इधर वाला तुम जैसे करेंगे तो ए हो जाएगा तुम्हारा ए वाला रीजन, ठीक है, ए हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पर भी चेक करना है 0 पॉइंट बैठा के, तो जैसे हम लोग 0 पॉइंट यहाँ पर बैठाएंगे, तो देखो 0 पॉइंट में बैठाएंगे तो 0 प्लस 0 लेस इक्वल 60, मतलब 0 लेस देन इक्वल 60, ये भी सही है, 0 60 से क्या होगा, छोटा है, मतलब ए वाला भी तुम्हारा 0 इस साइड का है, मतलब ए वाला भी फिजिबल रीजन हो जाएगा इस साइड का, और दोनों को एक साथ में मिलाएंगे तो तुम्हारा ए वाला रीजन आ जाएगा। देखो इसका भी ए वाला, इसका भी ए वाला हो जाएगा, दोनों का कॉमन रीजन ए वाला हो जाएगा तुम्हारा दोनों का कॉमन रीजन, ए वाला जो कॉमन ये होता है, इसको बोलते हैं दोनों का कॉमन रीजन। ये जो रीजन है, ये जो दोनों का कॉमन है ना, ए वाला रीजन, तुम नाम भी दे सकते हो इसका ओ ए बी सी, ये जो ओ ए बी सी ये है, इस रीजन को बोलते हैं फिजिबल रीजन। फिजिबल क्या बोल रहा है, मतलब ये गारंटी दे रहा है इसका अंदर में कोई सॉल्यूशन है, इसका बोलते हैं फिजिबल रीजन। हमारा ए वाला जो ग्राफ प्लॉट किया, तो ये वाला तुम्हारा हो गया एक बाउंडेड रीजन आ रहे हैं, इसमें तुम्हारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा बाउंडेड रीजन, तो इस रीजन को बोलते हैं बाउंडेड फिजिबल रीजन, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन में, ये तुम्हारा हो जाएगा फिजिबल रीजन। और इनफिजिबल रीजन मतलब कैसे जानते हैं, इनफिजिबल रीजन मतलब तुम्हारा इस तरह, मान के चलो तुम्हारा एक ग्राफ है, इस तरफ एक है, मान के चलो हमारे तो दे रहे इस तरफ एक तो है, ठीक है, इसका एरो इस साइड है, इसका एरो इस साइड है, इस तरफ है, इसका एरो इस साइड है, और इसका जो एरो है, इसका एरो इस साइड तरफ का है, इस तरफ है। ये जो जैसे इस तरफ कोई कंडीशन आएगा, जो इसका रीजन इस साइड, उसका रीजन, इसमें कोई फिजिबल मतलब कोई एक बाउंडेड मतलब कोई एरिया आ रहा है जिसमें तुमको दोनों को एक साथ मिलाना जा रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए ए वाला जैसे कंडीशन आएगा इस तरफ पोजीशन को ए बोलता है इनफिजिबल रीजन, इनफिजिबल रीजन, इसको बोलता है इनफिजिबल रीजन, मतलब इस रीजन को बोलते हैं इनफिजिबल रीजन, मतलब इसमें कोई तुम्हारा फिजिबल नहीं है, ठीक है। इसके लिए इसको इनफिजिबल, मतलब थोड़ा सा एलपीपी का कॉन्सेप्ट में तुमको जानना होगा किसको फिजिबल रीजन बोलते हैं, किसको इनफिजिबल रीजन, बस इसी को कॉन्सेप्ट में दिया है और कुछ नहीं है इसमें। जो इस तरफ जैसे कंडीशन आएगा उसको बोलते हैं इनफिजिबल, और जैसे तुम्हारा बाउंडेड जैसे इस तरफ कोई ये आएगा उसको बोलते हैं तुम्हारा फिजिबल रीजन। मतलब तुम्हारा यहाँ पर इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन के लिए तुम्हारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, दिस इज ए फिजिबल रीजन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलपीपी का मैथ है, और जैसे हम लोग जानते हैं क्लास 11-12 में भी एलपीपी का पार्ट्स दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें तुमको देखोगे बोला है द वैल्यू ऑफ मैक्सिमाइज, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमाइज, इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए बोला है, जहां पर z इक्वल टू तुमको दिया हुआ है 4x प्लस y, ठीक है, और एक रीजन दिया हुआ है x प्लस y लेस इक्वल 50, और दिया हुआ है 3x प्लस y दिया हुआ है लेस इक्वल टू 90, जहां पर x और y दोनों है ग्रेटर देन 0। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 40, 2 नंबर में 80, सी में हो जाएगा 120,
और डी में दिया हुआ है 140। इसमें कुछ नहीं है, जैसे तुम फिजिबल रीजन काउंट कर रहे हो उस तरफ सॉल्व करते जाओ। x प्लस वाई इज इक्वल टू लेस इक्वल 50, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, इससे इंप्लाई कर रहे हैं, तो इससे इंप्लाई कर रहे हैं x बाई 50 प्लस y बाई 50 इज इक्वल टू 1। पहला एक तो रीजन हो गया। दूसरा का कर लो, 3x प्लस वाई लेस इक्वल 90, इसको कंपेयर करेंगे तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, सो यहाँ पर काटेगा x बाई 30 प्लस y बाई 90 इज इक्वल टू 1 और 2। ठीक है, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। चलो इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। तो x बाई 50 मतलब a तुम्हारा 50, 0, a भी तुम्हारा मान के चलो 0,50। ठीक है, तो a तुम्हारा हो जाता है a वाला रीजन, इधर वाला रीजन, और a x इक्वल टू 30 बाई y इक्वल टू 90, मतलब x इक्वल टू 30 मतलब यहाँ पर, और y इक्वल टू तुम्हारा 90 यहाँ पर। ठीक है, और a तुम्हारा हो जाएगा 30,0 और a हो जाएगा 0,90। ठीक है, तो a तुम्हारा हो जाएगा इधर वाला रीजन, इधर वाला रीजन। ठीक है, और दोनों का एरो देख लो, देखो यहाँ पर भी तुम्हारा 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 0 प्लस 0 लेस इक्वल 50, मतलब 0 लेस इक्वल 50, मतलब सही है। तो ए वाला तुम्हारा इस साइड का होगा ग्राफ, और इसका भी तुम देखो, इसका भी बैठा के देख लो, तो 0 प्लस 0 लेस इक्वल टू 90, मतलब 0 लेस इक्वल टू 90, ये भी तुम्हारा सही है, मतलब इधर वाला भी ग्राफ तुम्हारा हो जाएगा इस साइड का। ठीक है, इस साइड का, और दोनों को जब हम मिलाएंगे एक साथ में तो ए वाला रीजन तुम्हारा आ जाएगा, फिजिबल रीजन, ए वाला रीजन पूरा, ए वाला रीजन तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो ए एक और ए ओ, इसको ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, इसको सी नाम देते हैं। ठीक है, हम लोग तीनों नाम दे दिया, ओ ए बी सी। तो बी पॉइंट हम कैसे मिलेंगे, तो ये जैसे दोनों इक्वेशन है ना, इस दोनों इक्वेशन को एक नंबर और ये 2 नंबर दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा ये तुम्हारा तीनों जो है, ये जो तुम्हारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है, इस जो चारों पॉइंट है ना, ओ ए बी सी, ठीक है, ये जो चारों, ये तुम्हारा रीजन है, फिजिबल रीजन है। ठीक है, और इसका जो कॉर्नर पॉइंट है, इस ए बी सी डी, इस चारों पॉइंट में तुम्हारा मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू होता है, क्योंकि एलपीपी में एक थ्योरी है, कोई भी फंक्शन तुम्हारा मैक्सिमाइज होगा और मिनिमाइज होगा तो उसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है उसका हर कॉर्नर पॉइंट में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब आइदर इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, मतलब जिस कॉर्नर पॉइंट, इसको बोलते हैं सारा को कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, तो तुम चलो ए पॉइंट में देख लो, तो ए पॉइंट का तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या है, 0,50। ठीक है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुमको निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 50 और ये दिया हुआ है 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, तो इसको सॉल्व करो, माइनस 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 काटेगा, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 40, सो x इक्वल टू हो जाएगा 20, x इक्वल टू 20 और यह हो जाएगा y इक्वल टू 30, मतलब ये तुम्हारा b कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये तुम्हारा b कोऑर्डिनेट हो जाएगा 20,30, c कोऑर्डिनेट तो तुम्हारा दिया हुआ है 30,0 और तुम्हारा o कोऑर्डिनेट तो 0,0। चारों पॉइंट में कौन से मैक्सिमम वैल्यू है तुमको बैठा लेना है, z इक्वल टू दिया हुआ है, चलो बैठाते हैं, z इक्वल टू a पॉइंट में, z ऑफ a बोलते हैं। ठीक है, z एट द पॉइंट a पॉइंट में हम तुम बैठाते हैं, a पॉइंट में तुम्हारा बैठाते हैं, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस y का मान 50, मतलब a हो जाएगा 50। ठीक है, तुम्हारा z एट b पॉइंट में जैसे पुट करेंगे क्या होगा, 4 इंटू 20 प्लस 30, 110। ठीक है, और इसके बाद भी तुमको मान के चलो निकालना है, और जो सी पॉइंट है, जैसे सी पॉइंट तुमको निकालने के लिए बोला है, जेड कोमा सी पॉइंट में तुमको मान के चलो जेड कोमा सी पॉइंट में ए हो जाएगा 4 इंटू 30 प्लस 0 मतलब 120, और जेड इंटू ओ पॉइंट में तुम्हारा 0, मतलब तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू चारों पॉइंट में क्या है, यही तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू 120, तो इसका मैक्सिमाइजिंग वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह कोई भी तुम एलपीपी को मैक्सिमाइज बोलो, मिनिमाइज बोलते तो हम मिनिमाइज निकाल लेते, बट यहाँ पर मैक्सिमाइज बोला इसलिए मैक्सिमाइज सॉल्व किया गया। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम भाई देखो ए बी सी डी में तुम्हारा सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू सी पॉइंट में है, इसलिए तुम्हारा 120 हो जाएगा इसका मैक्सिमाइजिंग वैल्यू। ठीक है, चलता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैक्सिमाइज मतलब एलपीपी का क्वेश्चन था, मैक्सिमाइज करने के लिए तुमको बोले थे। ठीक, इसके बाद देखो ए वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है द ऑप्टिमल वैल्यू, ए थोड़ा सा थ्योरेटिक है, द ऑप्टिमल वैल्यू। ठीक है,
ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये जो तुम्हारा फंक्शन दिया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेंड द पॉइंट, अटेंड एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट में, तुमको कौन सा पॉइंट में इसका मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। ऑप्शन में बोला है इनसाइड द फिजिबल रीजन, इनसाइड द फिजिबल रीजन, इनसाइड द फिजिबल रीजन। ऑप्शन बी में है सेंटर ऑफ फिजिबल रीजन, सेंटर ऑफ फिजिबल रीजन, सेंटर ऑफ फिजिबल रीजन। सी में बोला है आउटसाइड, आउटसाइड द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। और डी में बोला है नॉन ऑफ दिस। देखिए हम आपको पहली बार ही बोला जब कोई भी तुम्हारा एलपीपी होता है ना, जो भी तुम्हारा इस तरफ एलपीपी होता है, मान के चलो ये तुम्हारा फिजिबल रीजन है, ये जो ओ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, सी है, ठीक है। ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू मतलब जो ऑप्टिमल वैल्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऑप्टिमल वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करेगा इसका जो कॉर्नर पॉइंट होता है, इस कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, इस कॉर्नर पॉइंट में, ये जो चारों तरफ जो कॉर्नर पॉइंट होता है इस कॉर्नर पॉइंट में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर बोल रहे हैं इस इनसाइड द फिजिबल रीजन, मतलब ये जो फिजिबल रीजन का इस साइड का करेगा, इस साइड का अंदर, इनसाइड, बट नहीं है। एलपीपी थ्योरम कहता है जो कोई भी तुम्हारा ऑप्टिमल वैल्यू होगा, कोई भी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका हमेशा और हमेशा के लिए मैक्सिमाइज बोलिए और मिनिमाइज बोलिए, मतलब कोई भी जो ऑप्टिमल वैल्यू होता है उसका हमेशा एग्जिस्ट करेगा इसका कॉर्नर पॉइंट में, कॉर्नर पॉइंट में, ये 100% श्योर। ये तुम्हारा बोला इनसाइड द फंक्शन, ये तो गलत है। ये बोले सेंटर ऑफ द फिजिबल रीजन, ये जो फिजिबल रीजन है उसका सेंटर में करेगा, यहाँ पर ए सेंटर में ए करेगा, ये भी नहीं है फिजिबल, क्योंकि वो इनसाइड के अंदर में करेगा ही नहीं। और उसमें बोला आउटसाइड, मतलब ए फिजिबल रीजन ए बाहर में करेगा, ये भी नहीं है। वो तुमको बोल ही दिया जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कॉर्नर पॉइंट होगा फिजिबल रीजन का उसी पॉइंट में, मतलब ए भी तुम्हारा नहीं होगा। ए तब तुम्हारा बचा हुआ है सी, यहाँ पर ऑप्शन में होता जो कॉर्नर पॉइंट, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, ठीक है। फिजिबल रीजन का जो कॉर्नर पॉइंट होता है उसी पॉइंट में इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमम वैल्यू यूज करेगा, मतलब आइदर मैक्सिमम या मिनिमम, जो भी होगा तुम्हारा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है, मतलब तुमको जानना होगा, नहीं तो तुम नहीं कर पाएंगे इस मैथ को। और देखिए 38 वाला क्वेश्चन बहुत ऑब्जेक्टिव बोला है, बोल रहे हैं द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन बाय सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड का सॉल्यूशन कौन सा साइंटिस्ट दिए थे, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है जी बी डेंटिज, जी बी डेंटिज, ठीक है, ये जो भी तुम्हारा स्पेलिंग हो, एल एल क्वाट्रोडिच, ठीक है। सी में दिया हुआ है टी सी कुपमैन्स, और डी में बोला है इसमें कोई नहीं है। देखिए ये तो बहुत मतलब क्या बोले मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है नहीं, बट दे दिया जैसे हिस्ट्री जैसा क्वेश्चन होता है। बोला सिंप्लेक्स मेथड कौन यूज किया था पहली बार, फर्स्ट सॉल्यूशन कौन सा दिया था सिंप्लेक्स, ये तुम्हारा ऑप्शन में है, तुम देख भी सकते हो। एलपीए का पहले ही जो किताब तुम पढ़तेंगे सिंप्लेक्स मेथड का, इसका नाम यूज होता है जेबी डेंटिज। जो ए होता है, जो ए तुम्हारा सिंप्लेक्स मेथड को पहली बार यूज किया था और दिखाया था, मतलब मान के चलो इसको यही डिस्कवर किया था, ठीक है। तो यही तुम्हारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा हिस्ट्री जैसा क्वेश्चन दे दिया, बट वही है, ध्यान दे के रखना होगा, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आजकल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 39 का क्वेश्चन बोला है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, कोई भी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और ये भी एलपीपी का है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज क्या बोल रहे हैं, ए फंक्शन, ये क्या बोल रहे हैं, ए फंक्शन टू बी मैक्सिमम, दो नंबर में ए फंक्शन टू बी मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम बोला है, दो बोले मिनिमाइज करेगा,
सी में बोला है तुमको ए फंक्शन टू बी नाइदर मिनिमम नाइदर मैक्सिमाइज नॉर मिनिमाइज, ठीक है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमाइज, और डी में बोला है मोर देन वन, इसमें कोई भी वन, ठीक है। तो बोल रहे हैं कोई भी तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है एलपीपी का, ठीक है, वो जो एलपीपी का जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ये तुम्हारा कौन सा होता है, ये वो फंक्शन होता है इफ सिर्फ मैक्सिमाइज करता है, मैक्सिमाइज, ठीक, ये मैक्सिमाइज करते हैं, वो जो फंक्शन तुम्हारा सिर्फ मैक्सिमाइज करता है, और जो ये फंक्शन बोल रहे हैं सिर्फ मिनिमाइज करता है ना, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ये फंक्शन मैक्सिमाइज भी नहीं करेगा मिनिमाइज भी नहीं करेगा, और इसमें बोला है मोर देन एक्स। तो देखो जब भी तुम्हारा ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है, ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन होता है ये तुम्हारा एलपीपी का हेल्प्स ये से, इसमें तुमको आइदर वो क्या करेगा मैक्सिमाइज करेगा, ठीक है, आइदर तुमको मैक्सिमाइज करेगा और नहीं जो तुमको मिनिमाइज करेगा, दोनों में कोई एक ठो करेगा, ऐसा तुम्हारा मैक्सिमाइज करेगा नहीं तो मिनिमाइज करेगा। मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तुम्हारा ए फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज ए भी हो सकता है, ठीक है, और ए भी तुम्हारा हो सकता है ए भी हो सकता है, मतलब एक और दो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं और मिनिमाइज भी करते हैं। इसलिए देखो तुमको ऑप्शन डी में दिया हुआ है जो मोर देन वन, मतलब पहला ऑप्शन भी होगा दूसरा ऑप्शन भी, इसलिए तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन वन, मतलब मोर देन वन हो जाएगा इसका आंसर। सो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, इसका बाद वाला एक ये, ठीक है, देखिए ये बोल रहे हैं कौन सा सेट, बोल रहा है व्हिच इज द कॉन्वेक्स सेट, व्हिच इज द कॉन्वेक्स सेट, कौन सा तुम्हारा कॉन्वेक्स सेट। पहले आपको दिया हुआ है एक सेट दिया हुआ है जैसे x, y, जहां पर तुमको बोला है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल 1, ठीक है। बी में तुमको दिया हुआ है ऐसा एलिमेंट x, y सच दैट y स्क्वायर ग्रेटर इक्वल x। सी में तुमको दिया हुआ है ऐसा x, y जहां पर y ग्रेटर इक्वल 2 और y लेस इक्वल 4, ठीक है। और डी में बोला है मोर देन 1, डी में बोला है नॉन, इसमें कोई नहीं है। तो पहले तुमको जानना होगा कॉन्वेक्स सेट का डेफिनेशन क्या होगा। कॉन्वेक्स सेट का डेफिनेशन कुछ नहीं है, मतलब कोई भी एक एलिमेंट, देखो कॉन्वेक्स सेट का हम सिंपल एक तुमको अच्छा सुनो, बोल रहा है कोई भी एक सेट, मान के चलो इस तरफ कोई एक सेट, ठीक है, कोई भी तुम आर्बिटरी दोनों पॉइंट लो, दोनों पॉइंट कोई भी आर्बिटरी, ठीक है, दोनों पॉइंट तुम लो, ए वाला एक पॉइंट और मान के चलो ए वाला एक पॉइंट, कोई भी तुम्हारा दोनों पॉइंट लो सेट का अंदर में, तो ए वाला मान के चलो एक पॉइंट इस सेट का अंदर में है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, तो इसका जो सारा पॉइंट इसका सेट का अंदर में है और नहीं, मतलब इसका जो आर्म इससे ये जो इसका जो स्ट्रेट लाइन है, इसका ये जो लाइन है इसका अंदर में सेट का अंदर में है और नहीं है तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, और नहीं है तो कॉन्वेक्स नहीं है। पहले हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखो एक सेट है, इसका बाहर वाला एलिमेंट लेते हैं, बाहर वाला सारा एलिमेंट, ठीक है, इसका बाहर वाला एक एलिमेंट ए जो सारा बाहर वाला, ठीक है। तो इसका अंदर में कोई एलिमेंट नहीं है, चलो हम एक पॉइंट इसका ले लेते हैं, ए वाला एक पॉइंट, ठीक है, ए वाला एक पॉइंट है, दूसरा हम एक लेते हैं, कोई भी पॉइंट तुम ले सकते हो, ठीक है। और इससे हम लोग एक तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो उसको उस सेट का अंदर में होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इससे हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे, ये वाला है ना। बट देखो ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट इस सेट का अंदर में नहीं है, मतलब ये जो है तुम्हारा ये सेट कॉन्वेक्स नहीं है, मतलब क्लियरली कॉन्वेक्स बोलते हैं इस तरफ एफ एक्स फंक्शन को एक मतलब एक को इस तरफ सेट बोलते हैं, इसका अंदर फंक्शन जब लैम्डा इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू एफ ऑफ एक्स, इसका सारा ए बिलोंग्स करेगा उस सेट का अंदर में, तो तुमको बोला जाएगा उस सेट को कॉन्वेक्स सेट। तो तुमको इसमें चारों पॉइंट दिया हुआ सेट दिया हुआ है, चारों पॉइंट में बोलना है कौन सा सेट, मतलब सिर्फ तुमको पिक्चर ड्रॉ करना है, बस तुम्हारा मैथ सॉल्व हो जाएगा। देखो हम इसको चारों पॉइंट का सेट का पहले पिक्चर ड्रॉ कर देते हैं, तुम लोग देख लो। देखो पहला ऑप्शन में जो है, ए ऑप्शन में जो तुमको दिया हुआ है
एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 1। ठीक है, तो इसका सेट देखो, ए तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, ए तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इससे ए तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस इसके बाहर वाला बोल, इससे ज्यादा बोल रहे, मतलब ए वाला तुम्हारा, ए बाहर वाला सेट का एलिमेंट है, ए तुम्हारा ऑप्शन ए वाला सेट है। ठीक है, ए इधर वाला तुम्हारा बाहर वाला सेट है, ए तुम्हारा कॉन्वेक्स सेट, बाहर वाला सेट। तो इसका देखो, इसका सेम हम जो पहला कंडीशन बोले, ए सेट और ए सेट लेंगे तो इसका स्ट्रेट लाइन इसका अंदर में नहीं है, मतलब ए वाला सेट तुम्हारा कॉन्वेक्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा में देखो, बी में देखो, बी में क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू पहले x हम लोग लिख लेते हैं ड्रॉ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x, ए वाला तुम्हारा फोटो है, बोल रहे हैं वाई स्क्वायर का मान x से ज्यादा है, लेस इक्वल होता तो इधर वाला, ज्यादा होगा तो ये बाहर वाला। ठीक है, ये तुम्हारा बाहर वाला, ये सारा बाहर वाला, इसमें भी दिक्कत हो जाएगा, इसमें भी दिक्कत हो जाएगा, देखो इसमें भी तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा। जैसे इसका एक एलिमेंट लिया, इसका एक एलिमेंट लिया, दोनों का स्ट्रेट लाइन ए इसका अंदर में नहीं है, मतलब ए भी तुम्हारा कॉन्वेक्स नहीं होगा। 3 नंबर में जो बोला है सी वाला, देखो सी वाला क्या बोला है, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन लो जो y का मान हमेशा 2 से बड़ा है और x का y का मान लेस इक्वल टू 4। मान के चलो हम y का मान a वाला 2 मान लेते हैं, y इक्वल टू 2 a वाला लाइन है हमेशा y इक्वल टू, और y इक्वल टू 4 मतलब a वाला लाइन है। तो देखो a तुम्हारा y इक्वल टू 2 लाइन है और a इक्वल टू 1। क्या बोल रहे हैं, y इक्वल टू 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा मतलब इधर वाला, और 4 से छोटा मतलब इधर वाला। तुमको हमेशा इस साइड लेना पड़ेगा, मतलब इस टाइप का, इस साइड का एलिमेंट लेना होगा, इस साइड का, इसका अंदर में जो एलिमेंट है। तो इसका बीच में तुम कोई भी दोनों पॉइंट ले लो, देखो ए भी पॉइंट लो, ए भी पॉइंट, ए भी उस तरफ रहेगा, ए भी तुम लो, ए भी लो, ए भी उस तरफ रहेगा, मतलब कोई भी तुम दोनों पॉइंट ले लो, देखो इसका अंदर में वो रहेगा, मतलब लाइन उसका अंदर में रहेगी, क्योंकि उसके इस तरफ इसका पिक्चर बन रहा है इसका अंदर, इसलिए तुम्हारा ए जो ऑप्शन सी हो जाएगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा तुम्हारा कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, कॉन्वेक्स सेट का बहुत ही अच्छा रूल्स है, खास करके एलपीपी में भी है, और हम लोग प्रैक्टिकल में भी कॉन्वेक्स सेट को बहुत ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉन्वेक्स सेट का डेफिनेशन है, इस ऑप्शन में ऑप्शन सी वाला हो जाएगा तुम्हारा कॉन्वेक्स सेट का डेफिनेशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद वाला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है, इफ तुमको बोला है ए और बी 2 इवेंट, ए एंड बी 2 इवेंट्स, कोई भी 2 इवेंट्स है, ए और 2 इवेंट्स गया है, और सच दैट तुमको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.2। ठीक है, देन तुमको निकालने के लिए बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी इज इक्वल टू क्या होगा, उसमें हाफ, बी में बोला है 1/3, सी में बोला है 2/3 और डी में बोला है 1/4। मतलब तुमको ए एक कंडीशन जानना होगा, यहाँ पर देखो बी इज गिवन, तुमको ए मतलब गी गिवन, तो तुमको ए प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसमें दोनों फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, हम लोग जानते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये पहला। दूसरा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही दोनों क्वेश्चन को तुमको इसमें सॉल्व करना है। देखो इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, इसमें तुमको बी जो नीचे रहेगा उसके साथ उसको गुना होगा, मतलब ए थोड़ा सा याद रखने का आपको तरीका है, ऐसा नहीं है ये पर ए है इसके लिए ए दोनों में इंटरसेक्शन भी होगा। ठीक है, तो चलो तुमको ए बाय बी निकालने के लिए बोला, तो हम उसी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालने के बोला, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इससे तुमको इंप्लाई करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 0.2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान क्या दिया हुआ है 0.3।
पॉइंट पॉइंट को हटाओ तो पॉइंट को इसमें भी हट जाएगा, इसमें भी है, दोनों कट जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2/3, ये तुम्हारा 2 और प्रोबेबिलिटी का आंसर हो जाएगा 2/3, ये तुम्हारा आंसर ऑप्शन सी इसका। सिंपल क्वेश्चन था, अभी सिर्फ तुमको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला होता है वो तुमको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया हुआ है, तुमको निकालने के लिए बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान तुमको दिया हुआ है 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान तुमको दिया हुआ है 0.3, सो ये 2/3, ठीक है, ऑप्शन सी इसका तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये तुम्हारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन चलो देखते हैं। अभी से जो इतना क्वेश्चन दे रहे हैं सारा प्रोबेबिलिटी का मैथ है, ठीक है। देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, बोल रहे एक पेयर ऑफ डाइस, डाइस का क्वेश्चन है, ठीक है, एक पेयर ऑफ डाइस, ठीक, इज थ्रोन, मतलब एक पेयर ऑफ डाइस को पासा को फेंका है, देन द प्रोबेबिलिटी, देन तुमको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है ऑफ गेटिंग 7 ऐसे सम, इस कितना होगा, आपको दिया हुआ 1/6, बी में दिया हुआ है 5/6, सी में दिया हुआ है 1 और डी में दिया हुआ है 1/3। मतलब क्या बोल रहे हैं, ये जो डाइस होता है जिसको हम लोग पासा बोलते हैं हिंदी में, तो एक 10 स्पाइस को फेंकेंगे तो हमारा तुम्हारे पास 6 को पॉसिबिलिटी आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और फिर और एक डाइस को फेंकेंगे तो यहाँ पर भी तुम्हारा 5, यहाँ पर भी तुम्हारा 6 पॉसिबिलिटी आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जितना भी तुमको देखो यहाँ पर डाइस के पेयर ऑफ डाइस, यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितना है, 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी क्या होगा 6 है, मतलब तुम्हारा टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा 6, मतलब n ऑफ s, नंबर ऑफ s हो जाएगा तुम्हारा सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस, मतलब तुमको 2 बार टाइम, तुमको 3 बार फेंकेगा तो 6 टू द पावर n, जो बार फिर फेंकेगा जितना तुम्हारा पॉसिबिलिटी उस टू द पावर n होगा, ठीक है। तो इसमें तुमको बोला है गेटिंग सम, दोनों का सम जोड़ के क्या होगा, ठीक है। तो चलो हम फेवरेबल जो केस होता है, तुमको फेवरेबल केस हम बोल देते हैं, फेवरेबल केस जिसमें गेटिंग सम 7, तो क्या क्या हो सकते हैं, पहले देखो क्या क्या हो सकते हैं, पहले तुमको देखो हम दिखाते हैं 3,4 हो सकता है, 3 के साथ 4, दूसरा में 4,3 ये हो सकता है, पहले 3 दूसरा में 4, पहले 4 दूसरा, ठीक है, उसमें 2 5 2 हो सकते हैं, ठीक है। और देखो और क्या क्या हो सकता है, 6 1 और 1 6, यही तुम्हारा 6 को होगा जिसका इसका गेटिंग सम 7 हो, उससे ज्यादा तुम्हारा और सेविंग नहीं होगा। मान के चलो एक फेवरेबल केस मान लेते हैं, एक पूरा सैंपल, ठीक है, एक मान लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी, ये जो इवेंट है इसको, ये जो इवेंट है, इस पेयर ऑफ डाइस गेटिंग सब, इस 7 को हम इवेंट को ई मान लेते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल केस, नंबर ऑफ द फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो फेवरेबल केस में तुम्हारा कितना है, n ऑफ f कितना है, 6 है, और n ऑफ s तुम्हारा यहाँ दिया हुआ है 36 है, तो यहाँ पर बैठा दो, ये 6 डिवाइडेड बाय 36, ये क्या हो जाएगा 1/6। सो ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये जो इवेंट होने का जो प्रोबेबिलिटी है ये हो जाएगा तुम्हारा 1/6 इक्वल टू हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तुम्हारा 1/6 इसका आंसर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मैथ था, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तुमको सारा इस तरह तुमको जानना होगा जो फेवरेबल केस में क्या क्या आ सकते हैं, ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी तुम लोग को स्टूडेंट को हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी स्टूडेंट बोलते हो तो सिखाते हैं, तो पहले ही हम लोगों को सिखाया जाता है कॉइन्स के बारे में, दूसरी बार टर्म जो आते हैं वही आता है डाइस, नहीं तो जिसको हम लोग पासा बोलते हैं हिंदी में, और तीसरी में आते हैं तुम्हारा मान के चलो प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। चौथा में आपको कोई भी बॉल्स बोलेगा, मतलब एक बैग्स में कोई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कलर का बॉल है, उसमें तुमको प्रोबेबिलिटी चुनना होगा, ठीक है। कार्ड्स आते हैं, कार्ड्स इसका तरफ प्रोबेबिलिटी का ज्यादातर स्टूडेंट को सिखाया जाता है कि इस तरफ क्वेश्चन को, और बीपीएससी में ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, तो देखिए ये इस क्वेश्चन में भी बहुत लॉजिक है। इस क्वेश्चन को देखो, द प्रोबेबिलिटी
probability that a leap year will have क्या बोल रहे 53 फ्राइडे 53 फ्राइडे होगा। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ए हो जाएगा 1/7, बी में 2/7, सी में तुम्हारा हो जाएगा 3/7 और डी में तुमको दिया हुआ है 4/7। ठीक है, तो ये तुमको क्या बोला है जो एक प्रोबेबिलिटी है एक लीप ईयर, कोई भी साल तुम्हारा लीप ईयर है, जैसे भी तुम्हारा लीप ईयर है, लीप ईयर में टोटल डेज कितना होता है 360 डेज, मतलब लीप ईयर में तुम्हारा एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। जो 28 डे होता है जो फरवरी महीने में, उसमें एक दिन ज्यादा हो जाता है, 29 होता है। तो तुमको बोल रहा है ये जो 28 में, और हम लोग देख लेते हैं, जो 366 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे ना, ये तुम्हारा हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 364, ये 2 डेज तुम्हारा एक्स्ट्रा बचते हैं, 2 डेज एक्स्ट्रा बचते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा 52 डेज वीक्स होता है, मतलब 52 डे फ्राइडे होता है। ठीक है, मतलब सब कुछ होता है, 52 डेज वीक होता है, मतलब 52 फ्राइडे। तुमको बोल रहे ये जो 2 दिन बचा हुआ है, इसमें तुम्हारा फ्राइडे किस में तरफ से आ सकते, ये जो 2 दिन बचा हुआ है इसमें हम तुम लोग देख लेते हैं। ये जो 2 दिन है, ये 2 दिन क्या क्या आ सकते हैं, संडे मंडे। ठीक है, एक आ सकते हैं, दूसरा में आ सकते हैं मंडे ट्यूसडे। ठीक है, तीसरा में आ सकते हैं ट्यूसडे थर्सडे। ठीक है, इसमें आ सकते हैं थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, उसमें आ सकते हैं फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, और दूसरा में आ सकते हैं सैटरडे संडे। यही तुम्हारा आ सकता है, फिर संडे मंडे आ जाएगा। तो ये जो तुम्हारा 2 डेज है, 2 डेज में यही तुम्हारा आ सकता है, 1 2, मतलब इस हाथों में कोई भी यही तुम्हारा टोटल सैंपल स्पेस, मतलब यही तुम्हारा सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस है। ठीक है, यही तुम्हारा सैंपल, मतलब ये जो 2 दिन तुम्हारा आया है, 2 दिन में यही सब आ सकते हैं, आइदर संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। मतलब तुम्हारे पास टोटल जो सैंपल होता है, मतलब एन ऑफ एस, तुम्हारे पास टोटल एन ऑफ एस है 7 डेज। ठीक है, तुम्हारे पास तो 52 डेज है, बट तुम्हारे पास 53 डेज चाहिए। तुमको क्या चाहिए, विल हैव ए 53 डेज फ्राइडे। मतलब तुम्हारा फेवरेबल केस क्या है, फेवरेबल जब केस होता है, फेवरेबल केस जब होता है 53 फ्राइडेज, फेवरेबल केस होता है 53 फ्राइडेज तभी हो जाएगा जब तुम्हारा ए 2 दिन आएगा, ए 2 दिन मतलब थर्सडे और फ्राइडे, और तुम्हारा हो जाएगा फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे, ये दोनों हो जाएगा तुम्हारा फेवरेबल केस। 53 फ्राइडेज तभी हो जाएगा जब इस दोनों दिन तुमको बीच में पड़ेगा, थर्सडे फ्राइडे नहीं तो फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल, हम इसको एक बोलते हैं फेवरेबल इवेंट है, तो ये हो जाएगा टोटल इवेंट। और इस जो इवेंट है, इस इवेंट को 53 टेस्ट फ्राइडेज को तुम मान लो, चलो E1 मान लो, कोई इवेंट को, इस इवेंट को हम मान लेते हैं E1। ठीक है, जो 53 है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू हो जाएगा फेवरेबल केस, मतलब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं नंबर ऑफ द फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। सो फेवरेबल केस तुम्हारे पास कितना है, 2 गो है, तो 2, और तुम्हारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 2/7, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन में 2/7 हो जाएगा इसका आंसर। मतलब मान के चलो यहाँ पर तुम्हारे पास लीप ईयर नहीं बोलते तो तुम्हारे पास बचा हुआ कितना दिन था, 1 दिन था। 1 दिन में तुम्हारा क्या क्या संडे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे 1 दिन आ सकता, तो तुम्हारा हो जाता है तब तुम्हारे पास फेवरेबल केस हो जाता है 1, और सैंपल स्पेस तो तुम्हारा 7 ही आएगा क्योंकि 7 देश में वीक होता है, तब तुम्हारा हो जाएगा 1/7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में एक आते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में ये लीप ईयर और नॉन लीप ईयर वाला क्वेश्चन है, कभी लीप ईयर देते हैं कभी नॉन लीप ईयर देते हैं। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सेम ही है, बट स्टूडेंट को थोड़ा सा क्या बोलेंगे, मतलब मान के चलिए डराने के लिए इस क्वेश्चन को देते हैं, कंफ्यूजन करने के लिए, जो स्टूडेंट कैसे हैंडल करेगा इस प्रॉब्लम को देखेगा, तो थोड़ा सा डर पैदा करने के लिए इस क्वेश्चन है। बट इस क्वेश्चन बहुत ही मतलब केवल अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ तुमको लॉजिक ढूंढना है, लॉजिक 2 दिन एक्स्ट्रा है, ठीक है बाबू 2 दिन एक्स्ट्रा दे, 2 दिन के हिसाब से करेंगे, 1 दिन होगा तो 1 दिन के हिसाब से करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये क्वेश्चन तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का ही था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में एक है, क्योंकि इस लीप ईयर को इसमें क्वेश्चन हमेशा देते हैं एग्जामिनर का। तो चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या बोला है, और देखो एक इसमें कुछ क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ द परमुटेशन, द नंबर ऑफ परमुटेशन, ठीक है, द नंबर ऑफ परमुटेशन of the letter of the words of the word, इस वर्ड का परमुटेशन ऑफ द वर्ड क्या दिया हुआ है, इलाहाबाद, ए डबल एल ए एच ए बी ए डी, इलाहाबाद। इस वर्ड का तुम्हारा परमुटेशन कितना होगा, ऑप्शन बोलने के लिए बोला है 505, बी में बोला है तुमको 4500, सी में तुमको बोला है 7560, और डी में तुमको बोला है 7500। इसका परमुटेशन क्या होगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास लिखा हुआ क्या है, इलाहाबाद, देखो ए एल ए एच ऑफ ए बी ए डी, इलाहाबाद। कोई भी तुम्हारा वर्ड होगा ना, इलाहाबाद मतलब क्या होता है, परमुटेशन मतलब ही होता है जो कोई भी तुम्हारा नंबर देगा वो डिफरेंट तरीके से उसको अरेंज करना, डिफरेंट पहले इसको डिफरेंट तरीके से अरेंज करना, ठीक है। जैसे तुमको मान के चलो हमको दिया है ऐसे, मान के चलो क्या इस तीनों नंबर को तुम किस तरह मतलब इसको परमुटेशन कर सकते हो, लिख सकते हो, पहले इसको लिख सकते हो, पहले सी को रख सकते हो, इसको हटा सकते हो, इस तरह देखो कैट कैसे लिख सकते हो, सी हम कैसे अरेंज कर सकते हैं इसको, सी पहले टी ए लिख सकते हैं, इसको सी को पहले, फिर टी को सी ए सी लिख सकते हैं, फिर टी सी ऑफ ए लिख सकते हैं, ठीक है, फिर हम ए को लिख सकते हैं ए सी टी, फिर हमको लिख सकते ए टी सी, मतलब इतना तरीके से हम उसको क्या करें, परमुटेशन कर अरेंज करना इस कर सकते हैं, ठीक है। तो तुमको बोला है इस नंबर को तुम कैसे परमुटेशन, तो पहले देखो, पहले तुम्हारे पास टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना नंबर होगा उससे पहले देखो ए हो गया तुम्हारा 9 फैक्टोरियल, ठीक है। ए तुम्हारा होगा जब भी तुमको डिफरेंट नंबर से परमुटेशन करना होगा, बट ए जो देखो इसमें क्या होगा, ए 9 फैक्टोरियल के जब तुम्हारा सारा एलिमेंट डिफरेंट है तभी तुम्हारा 9, बट यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर तुम्हारा ए जो एलिमेंट है ना, ए एलिमेंट तुम्हारा 1 2 3 4 है, ए एलिमेंट तुम्हारा 4 है, ए एलिमेंट तुम्हारा क्या है, ए एलिमेंट तुम्हारा 2 टाइम्स है, तो ए दूसरे से ए जो 4 पोजीशन में बैठेगा ना, ए जो ए है, ए जो ए है, ए तो तुम्हारा 4 जो एक पोजीशन, ए जो चारों को तुम कैसे तुम परमुटेशन कर सकते हो, 4 को हम अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल में, दोनों एल को अरेंज कर सकते हैं क्या हो 2 फैक्टोरियल, तो ए तुमको उससे डिवाइड कर देना पड़ेगा, मतलब ए हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको तुम कैलकुलेशन कर लो, जो आंसर आएगा तुम्हारा यही, चलो हम कैलकुलेशन कर देते हैं इसको, 9 8 7 6, ठीक है, इंटू 5 बाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल काट दिया, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो इससे इसको काट दो 3, तो इसको तुम जैसे कैलकुलेशन करेंगे ना, इसको कैलकुलेशन कर लो, इसका आंसर आएगा तुम्हारा 7560, ये तुम्हारा इसका कैलकुलेशन आएगा, इसको थोड़ा सा गुना कर लो, ये तुम्हारा 7650, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये परमुटेशन का क्वेश्चन था, इस तरफ कोई भी वर्ड को अरेंज करना है, इस तरफ क्वेश्चन होता है। और देखो ये वाला, इसके बाद वाला क्वेश्चन में आते हैं, चलो बाद वाला क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। देखो कैसे दिया हुआ है, इफ बोल रहा है इफ ए एंड टू बी दो इवेंट, ई बी और 2 इवेंट्स आर इवेंट्स, कोई भी एक इवेंट है ए और टी, ठीक है, सच दैट तुमको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, ये 2 इवेंट का इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। देन तुमको निकालने के लिए बोला है जो ए सबसेट बी पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी, सी में तुमको दिया हुआ है पी ऑफ ए लेस देन पी ऑफ बी, और डी में बोला है नॉन ऑफ दिस, ठीक है। ये तुम बोल, तो देखो हम दो जो कोनो फार्मूला है उस दोनों फार्मूला को हम लोग तुम लोग लिख देना है, बस कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इंटू पी ऑफ बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस इस दोनों फार्मूला को कंपेयर कर दो,
एक नंबर और 2 नंबर को तुम इक्वल कर दो। सो लिख सकते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो देखो इसका ए इस तुमको दिया क्या हुआ, दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दिया हुआ है। मतलब इसको हम लोग काट सकते हैं, ये दोनों इक्वल है, तो तुमको पढ़ा हुआ है क्या, पढ़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो यही तुम्हारा आंसर। तो तुम्हारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ए लेस देन भी नहीं होगा और ए सबसेट बी भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। तो यहाँ पर देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है एक ग्रुप कॉन्सिस्ट, बोल रहा है कोई ग्रुप है, एक ग्रुप कॉन्सिस्ट कर रहे हैं ऑफ 8 गर्ल्स, ऑफ 8 गर्ल्स को एंड 7 बॉयज को, 7 बॉयज को, 8 गर्ल्स एंड इन हाउ मेनी वे। ठीक है, बोल रहे इन हाउ मेनी वे, तो इन हाउ मेनी वे कितना तरीके से कैन ए टीम of 4 members be selected if the team has no girls, if the team has no girls, टीम हैज नो गर्ल्स। कितना तरीके से तुम एक सिलेक्ट कर सकते हो, 35, 25, सी में बोला है 15 और डी में बोला है तुमको 20। ठीक है, बोल रहे एक ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी एक ग्रुप है जिसमें तुम्हारा 8 गर्ल्स है, 8 गर्ल्स है और 7 बॉयज है। ठीक है, 8 गर्ल्स है और 7 बॉयज, इसमें तुमको 4 को सिलेक्ट करना है, 4 पर्सन को सिलेक्ट करना है। तो देखो 8 गर्ल्स है 4, ऐसे सिलेक्ट करना है जिसमें तुमको टीम में कोई गर्ल्स नहीं है। मतलब तुमको सिलेक्ट कैसे करना है, कोई गर्ल्स को नहीं रखना है। गर्ल्स को जब नहीं रखे तुम चॉइस करेंगे बाबू 7 से ही तो करेंगे ना। हमारे पास 7 जब लड़का है हम 7 से में ही करेंगे। यहाँ पर तो तुमको क्लियरली बोल ही दिया है जिसमें कोई लड़की नहीं होना चाहिए, मतलब गर्ल्स नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास है 7 बॉयज, 4 को तुमको सिलेक्ट करना तो कैसे होगा, 7C4, 7 बॉयज है उसमें 4 को हमको सिलेक्ट करना है, हो जाएगा 7C4 ऊपर में। तो 7 लिखो, निकालो 7C4 का फॉर्मूला। तो हम लोग जानते हैं एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, उसी का फॉर्मूला लगाओ। सो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n r फैक्टोरियल, मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको तोड़ो 7 6 5, 4 फैक्टोरियल पार्ट काट गया और 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 7 6 5 इंटू 3 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा 6 से काट जाएगा 35 उपाय में से तुम इस ये जो टीम है मतलब 8 गर्ल्स और 7 बॉयज को इसमें तुम 4 जो मेंबर्स है मतलब 4 मेंबर को सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें तुम्हारा गर्ल्स कोई नहीं होगा। तो ये तुम्हारा 35 तरीका हो जाएगा तुमको इसको सिलेक्ट करने का। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन का मैथ था, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, तुमको थोड़ा सा दिमाग भी नहीं लगाना है, बहुत इजी है। इसमें तुमको मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बोले ही नहीं थे। ठीक है, ऐसे इसमें दे देता तो 2 गर्ल्स एक, तो थोड़ा सा मजा आ जाते। ठीक है, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन दिए थे। तो ये भी देखो परमुटेशन का क्वेश्चन बोला है, देयर आर क्या बोला है, देयर आर 6 बॉयज, एक 6 बॉयज है एंड बोला है 3 गर्ल्स है। ठीक है, देयर आर 6 बॉयज एंड 3 गर्ल्स है। ठीक है, एंड दे आर सिटिंग एंड दे आर सिटिंग, कैसे बैठा हुआ है, दे आर सिटिंग ऑन ए सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल में तुम्हारा बैठा हुआ है, दे आर तुम्हारा सर्कुलर टेबल में बैठा हुआ। इन हाउ मेनी वे बोल रहा है, इन हाउ मेनी वे, इन हाउ मेनी ए दे कैन सिट, बोल रहा है दे कैन सिट इन हाउ मेनी वे, दे कैन सिट विथ नो रिपीटेशन। ठीक है,
with no restriction, in how many way? ऑप्शन में दिया हुआ है 9 फैक्टोरियल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 8 फैक्टोरियल, सी में दिया हुआ है 7 फैक्टोरियल और डी में दिया हुआ है 6 फैक्टोरियल। क्या बोल रहे हैं, देखो एक सर्कुलर टेबल में है, सर्कुलर टेबल इस तरह, ठीक है। देयर आर द 6 बॉयज, तुम्हारे पास मान के चलो 6 बॉयज है, इस तरफ 6 बॉयज है, चलो हम लिख दिए 6 बॉयज, ये ब्लैक कलर का बॉयज है और 3 गर्ल्स है, ठीक है। तुम्हारे पास 3, ये जो सर्कुलर टेबल्स है जिसमें तुम्हारा 6 बॉयज है और 3 गर्ल्स है, ठीक है। ठीक, इसको तुम लोग ऐसे कैसे, मतलब तुम कैसे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब किस तरह से जब भी तुम्हारा इस तरफ कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो ये भी जब भी तुम्हारा nth डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है, nth डिफरेंस ऑब्जेक्ट हो जाता है, मतलब अलग अलग है, और सर्कुलर में उस लोग को अरेंज करना है, सर्कुलर में उस लोग सीट अरेंज करते हैं, उसका फॉर्मूला है nth डिफरेंस, ये हो जाता है n - 1 फैक्टोरियल। देखो ये कैसे होता है, मान के चलो तुम इसी में कोई एक लड़का को फिक्स्ड किया, मान लो तो इसको वही इसी को तो फिक्स करना, तभी तो भाई हम घुमाएंगे ना, तो जो इसको फिक्स किया, तो ये इस चारों लोग कैसे बेच सकते हैं, ये चारों लोग कैसे इस तरफ अरेंज करें 8 फैक्टोरियल में, इसको तुम फिक्स करो तो इस तरफ अरेंज कर सकते हैं 8, मतलब जब भी तुम्हारा nth डिफरेंट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको मतलब सर्कुलर ही में, मतलब सर्कुलर टेबल में, सर्किल टेबल में तुमको अरेंज करना है, इन हाउ मेनी वे दे कैन सिट, मतलब सर्कुलर टाइम में तो वो लोग सीट बैठ सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है n - 1 फैक्टोरियल। मतलब यहाँ पर तुम्हारा n दिया हुआ है 6 + 3 क्या हो जाएगा 9, सो तुम्हारा ये लोग 6 हाउ मेनी वे 6 अरेंज हो सकते हैं, n - 1 फैक्टोरियल, मतलब 9 - 1 इक्वल टू हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। ये बहुत आसान क्वेश्चन में एक है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जो सर्कुलर टेबल में जब भी बैठते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो उसमें एक घट जाता है, n ऑब्जेक्ट हो तो n - 1 हो जाएगा, तुमको 10 बोलेगा तो 9 हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल हो जाएगा, 9 बोलेगा तो 8 हो जाएगा, जैसे भी बोलेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, परम्यूटेशन का ही ये मैथ है। तो ये तुम्हारा हो गया सर्कुलर टेबल का, ठीक है। देखो तुमको हर चैप्टर से बीपीएससी क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है तुमको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तुमको क्वेश्चन सेट कर रहे हो, नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो इसमें भी बहुत क्वेश्चन, ये तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स का बोल रहे थे एवरेज ऑफ 10 क्या बोला है 10 एंट्रीज इज 50, कि कोई 10 एंटिटीज का कोई 50 एंटिटीज का 50 एवरेज दिया हुआ है, इफ क्या बोल रहा है, इफ वी रिड्यूस each entries by 5 से हर एंट्रीज को रिड्यूस करेंगे, देन द मीन विल बी, ठीक है, देन द न्यू मीन क्या होगा 55, बी में बोला है तुमको 50, बी में बोला 50, सी में बोला है 45 और डी में बोला है 40। ये क्या बोल रहा है, तुम्हारे पास कोई भी 10 एलिमेंट है, मान के चलो A1 A2 A3 इस तरह से 10 एलिमेंट, और एवरेज देखो ये जो क्या होता है ना, क्वांट्स जिसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में, अलग अलग जब भी तुम्हारा मैथ है, ठीक है, जब भी तुम्हारा अलग अलग पार्ट हो जाता है ना, उसका नाम भी चेंज हो जाता है। जैसे ये जो एवरेज नाम है ये तुम्हारे को क्वांट्स में यूज होता है, और इसी टर्म को ये जो एवरेज है ना, जो तुम्हारा एवरेज है वही तुम्हारा मीन है, ठीक है। देखो दोनों मैथ का टर्म से दोनों यूज है, ये तुमको यूज होता है क्वांट्स, मैथ में जो क्वांट्स को पार्ट होता है ये तुम्हारा पार्ट होता है क्वांट्स, और ये जो मीन हो जाता है ये तुम्हारा हो जाता है स्टैटिस्टिक्स में। इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, और मीन का मतलब कोई भी जैसे नंबर के लिए इस दोनों को कोई डिफरेंस नहीं है। मीन निकालने के बोला है, मतलब एज जनरल तुमको एवरेज ही निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो इस चारों नंबर को तुमको एवरेज दिया हुआ है, एवरेज मतलब क्या होगा, इसका एवरेज दिया हुआ है, मतलब एवरेज दिया हुआ है, मतलब A1 + A2 A10 डिवाइडेड बाय 10, इसको तुमको बोलते हैं एवरेज। इसका वैल्यू दिया हुआ है तुमको 50, ठीक है। इसके बाद बोला है कुछ हर एलिमेंट को हम लोग 5 से घटाएंगे, रिड्यूस करेंगे हर एलिमेंट को 5 को, इसका वैल्यू तुमको दिया हुआ है 50, ठीक है। तो इस बार बोल रहा है तुमको एक मीन निकालने को बोला है, A1 - 5 एक एलिमेंट है,
A2 माइनस 5 एक एलिमेंट है, ऐसे A10 माइनस 5 एक एलिमेंट, सारा A तुम्हारा 10 एलिमेंट है। ठीक है, तो मीन तुम्हारा हो जाएगा, A तुम्हारा मीन हो जाएगा A1 माइनस 5 प्लस A2 माइनस 5 ऐसे A10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय मीन हो जाएगा तुम्हारा जितना भी एलिमेंट 10 से डिवाइड करो। ठीक है, तो A तुम्हारा हो जाएगा, इसको हम सेपरेट करेंगे तो A1 प्लस A2 A10 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, माइनस ये देखो 10 का एलिमेंट है 50 डिवाइडेड बाय 10, तो A तुम्हारा इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया है तुम्हारा 50, तो A तुम्हारा 50 हो जाएगा, इसमें माइनस 50 बाय 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, सो 50 माइनस 5 का वैल्यू क्या होता है, 50 माइनस 5 का वैल्यू हो जाता है 45, मतलब A तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन में, ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज द 45, मतलब एवरेज ऑफ द 10 एंट्रीज। फिर हर एलिमेंट को हमको 5 डिक्रीज करेंगे, मतलब डिक्रीज करेंगे, ए तुम्हारा 5 घट जाएगा और इंक्रीज करेंगे तो 5 तुम्हारा इनके बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ए तुम्हारा हो जाएगा 45 इसका आंसर। इसके बाद वाला क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन इसका बाद वाला क्वेश्चन बोला, हाँ बोल रहे हैं विच इज करेक्ट, हाँ बोल रहे हैं कौन सा करेक्ट, विच इज करेक्ट। आपको ऑप्शन में बोला है मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, 3 मीन इंटू मीडियन पहला नंबर। ऑप्शन बी में है 3 मीडियन, 3 मीडियन इज इक्वल टू तुमको दिया हुआ है मोड प्लस 2 मीडियन, प्लस 2 मीडियन, सॉरी 2 मीन, यहाँ पर 2 मीन है, 2 मीन है। सी है मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू मीडियन। ठीक है, मीन माइनस मोड। और डी में तुमको बोला है मोर देन 1, इसमें मोर देन 1। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्या बोलेंगे, मतलब सीबीएसई का बोर्ड बोलिए और कोई भी बोर्ड के लिए इस क्वेश्चन होता है फेवरेट क्वेश्चन में एक होता है। बच्चे को क्या करे, मतलब ये जो रिलेशन है इस टर्म में याद नहीं होगा, ऐसे बच्चा क्या बोलेंगे, बहुत कोई मतलब ऐसे भी हो सकता है, कोई कोई मतलब इसमें इसका डाउट हो जाता है जो मीन मीडियन में क्या मतलब रिलेशन होता है। तो अब हमको बता देता है ऐसे भी रिलेशन, मतलब अभी कभी भी तुमको याद रख ये नहीं हो। तो देखो ये जो ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो ये तुम्हारा होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, जैसे भी तुम इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे ना, ये इसको बोलते हैं बहुलक। ठीक है, इसको तुमको बोलते हैं बहुलक। ये 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। देखो ये हम लोग स्टूडेंट को कैसे याद कराते हैं, जो जैसे तुमको कभी भी, क्योंकि ये ऐसा एक रिलेशन है 100% बच्चा को गलत हो ही जाते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मतलब कोई भी हो, मतलब इस तरफ याद बच्चे को थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्योंकि देखो ये जो बहुलक है इसमें तुम्हारा 1 2 3 4 डिजिट है। ठीक है, तो इसलिए वो फास्ट में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 ये 3 डिजिट्स का है। ठीक है, तो इसलिए इसके साथ 3 मल्टीपल है। ठीक है, और देखो ये माइथो है, इसको 2 डिजिट है, इसलिए 2 के साथ इसको मल्टीपल है। यही बच्चों में हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को इस तरफ याद करा देते तो वो कभी भूलते नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा लॉजिक इसमें ढूंढे हैं। इसके 4 जैसे भी तुम याद रख सकते हो, इससे कोई लॉजिक नहीं है। तो यही तुम्हारा रिलेशन होता है कि मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2। तो पहला ऑप्शन में देखो इसको कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, ए मीन माइनस मोड इज इक्वल टू आ जाएगा 3 मीन। ठीक है, माइनस 3 मीडियन। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो मोड को उस साइड में जैसे लेके जाएंगे तो ये तुम्हारा इस साइड में आएगा। तो देखो इसमें माइनस मोड इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको उस साइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीन ए हो जाएगा, ए हो जाएगा 2 मीन माइनस 3 मीडियन। माइनस को हटा दो तो मोड इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तुम्हारा देखो सही हो गया, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन प्लस मोड। दूसरा में भी देखो, दूसरा में भी इसको इस तरफ कर दो तो ए तुम्हारा हो जाएगा, ए हो जाएगा 3 मीडियन
-2 मीन इज इक्वल टू हो जाएगा मोड। मतलब पहला वाला भी ट्रू है, दूसरा वाला भी तुम्हारा ट्रू है, और मीन माइनस मोड इज इक्वल टू मीडियन नहीं होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन में हो जाएगा मोर देन 1, मतलब पहला ऑप्शन भी होगा दूसरा ऑप्शन भी होगा, इसलिए तुमको मोर देन 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तुम्हारा मर्जी, तुम जैसे भी याद रख सकते हो। हम थोड़ा सा इस तरफ मतलब याद करते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना, मतलब कॉन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा कभी भी हम जैसे बोला हिंदी टर्म में, तुम उसको याद ही रखना चाहिए। ठीक, डाउट हो तो, नहीं तो क्लियरली ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। तुमको इसमें बोला है द कोफिशिएंट निकालो, द कोफिशिएंट निकालो ऑफ x का पावर में 6, x का पावर में कोफिशिएंट निकालो इन द एक्सपेंशन। इन एक्सपेंशन क्या बोला है, इन द एक्सपेंशन 2x -3 का होल का पावर में 6, इसका एक्सपेंशन में क्या होगा आपको बोला है 64, बी में 32, सी में दिया हुआ है 16 और डी में दिया हुआ है 24। तो देखो एक तुम्हारा एक एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी तर होल का पावर में n, इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो a प्लस बी तर होल टू दी पर n को हम लोग देखो लिखते हैं a प्लस बी तर होल टू दी पर n को, ये जो फॉर्मूला होता है बाइनोमियल a प्लस बी तर होल टू दी पर, ये होता है a टू दी पर n, ठीक है, प्लस एन सी 1 इंटू ए टू दी पर n माइनस 1 इंटू बी प्लस एन सी 2 इंटू ए टू दी पर n माइनस 2 इंटू बी का स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 करके एन सी एन इंटू तुम्हारा हो जाता है बी टू दी पर n, यही तुम्हारा हो जाता है एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला। कोई भी तुमको बोलेगा तो इस तरह यूज करो। तो यहाँ पर तुमको देखो बोला है 2x माइनस 3 तर होल का पावर में 6। ठीक है, तुमको यहाँ पर मान लेना है a इज इक्वल टू क्या है 2 ऑफ x और b इज इक्वल टू है तुम्हारा -3। चलो बैठा दो, तो तुमको देखो पहली टर्म में a तुम्हारा क्या हो जाएगा 2x का होल का पावर में 6। ऐसे भी तुम कर सकते हो, जब माइनस होगा ना ऑल्टरनेटिव माइनस होता है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 6c1 2x का होल का पावर में 5 3, ठीक है, प्लस ए ऑल्टरनेटिव होता है। ठीक है, 2x का पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसे तुमको इस तरफ चल जाएगा। लास्ट टर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस को तुमको देख लेना है 7 टर्म्स होगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पर माइनस हो जाएगा, लास्ट 5 6 7 इसमें तुम्हारा हो जाएगा -3 का पावर 6। ठीक है, तो इसमें तुमको a हो जाएगा 2 का पावर में 6 x टू द पावर 6। देखो दूसरा लाइन में तुमको आ जाएगा x का पावर का 6 का कोएफिशिएंट। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें इतना नहीं पूछना चाहिए था, इसमें तुमको पूछना चाहिए था x टू द पावर 4 का कौन बोलिए x टू द 6 का पूछ दे। x टू द पावर 6 का देखो पहले ही हम देख लिया, जो इसका कोएफिशिएंट है 2 का पावर में 6, और 2 का पावर में 6 क्या होता है 2 का पावर में होता है 32 है 2, और 2 का पावर में 6 2 इंटू 32 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। सो 2 का पावर में 6 हो जाएगा 64। सो ये तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो x का पावर में 6 होता है x टू द पावर 6, इसका कोएफिशिएंट ये हो जाएगा 6 टू द पावर 4 मतलब 64 आएगा इस एक्सपेंशन का क्वेश्चन। और यही है तुम्हारा बीपीएससी का लास्ट क्वेश्चन था, बीपीएससी टायर 3 का लास्ट क्वेश्चन और इसका पूरा सॉल्यूशन पेपर। ठीक है, और सही में आप लोगों को लग रहा है कि किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है और भी क्लियरली बताना चाहिए, तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछिए कि सर इस क्वेश्चन में हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। और सही में वीडियो से अच्छा लगे तो प्लीज इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।